Welcome to my channel. I'm Tanvi Jindal, and today we're diving into the fascinating world of human health and disease. Ever wondered how our immune system works? Let's talk about immunity, allergies, and the role of vaccinations. Understanding these topics is crucial for a healthier life. Did you know that allergies can be a sign of an overactive immune response? And vaccinations? They're our best defense against serious diseases. Join me as we explore how to boost our immunity and stay healthy. गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। हमने लास्ट पार्ट में देखा था सारे डिजीज, हमने बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोल डिजीज हमने सब पढ़ ली थी, जिसमें हमने चिकनगुनिया और डेंगू को भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, ऑटोइम्यून सिस्टम क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम चलते हैं इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी में कितनी एबिलिटी है किसी डिजीज से फाइट करने की। जो भी हमने डिजीज पढ़ी थी उससे हम कितने अच्छे से फाइट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम, अगर आपको याद होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एक्वायर्ड, मतलब जो हमको ड्यूरिंग लाइफ टाइम होती है, बर्थ से नहीं होती है। और इनेट इम्यूनिटी, हम, क्या पता होगा, इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमको स्टार्टिंग से, बर्थ से होते हैं, न्यू बॉर्न में जो हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती है उसको ही हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, क्यों? क्योंकि अभी तक उसने कोई पैथोजन लिया ही नहीं, कोई बीमारी हुई नहीं, तो उसके पास इतना स्पेसिफाई नहीं होता कि वो किसी भी डिजीज को सिंप्लीफाई कर सके। ये ऐसे उसके लिए सारी डिजीज सिमिलर है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफाई होती है, वो पहचान कर सकती है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, कैसी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास एक ना मेमोरी बन जाती है, क्योंकि उस पहले भी उसके पास डिजीज आई होगी, तो उससे रिलेटेड उसके पास एक मेमोरी बन जाती है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफाइड होती है। बट इनेट इम्यूनिटी के पास तो मेमोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहली बार डिजीज आएगी, न्यू बॉर्न बच्चा है उसके पास पहली बार डिजीज आएगी। पर हम एक्वायर्ड, जब हम लाइफ टाइम करते हैं तो उससे पहले हमारे पास वो डिजीज या उसके जो पैथोजन है वो आ चुके होते हैं, जिससे वो फाइट कर रहे होते हैं, वो मेमोरी बन जाती है। अब इनेट इम्यूनिटी हम चार पार्ट में देखते हैं, मतलब चार बैरियर होते हैं। पहला फिजिकल बैरियर, सेकंड साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेलुलर बैरियर और फोर्थ साइटोकाइनेस बैरियर। जो फिजिकल बैरियर होता है और साइकोलॉजिकल बैरियर होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट जो सेलुलर बैरियर होता है और काइन बैरियर होता है उसको हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फिजिकल बैरियर जो हमको फिजिकली फिजिकली जैसे स्किन से म्यूकस कोटिंग होती है, कहाँ पे? जीआई ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। स्किन, इसका सबसे मेन एग्जांपल है स्किन, और ये प्रिवेंट करती है फिजिकल एंट्री से, डिजीज की फिजिकल। अब अब चार बैरियर देखो। हम घर में, हम एग्जांपल लेते हैं, घर में भाई बहन है और मम्मी पापा है। भाई ने कोई काम करा, उसको मार पीटनी है, तो वो पहले दीदी से जाके सिफारिश लगाएगा कि क्या पता दीदी बचा ले। दीदी उसको क्या, थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी। तो ऐसे फिजिकल बैरियर, वो स्किन से प्रोटेक्ट करे, म्यूकस कॉटिंग फिजिकली। अब लेकिन ये बात मम्मी को पता, दीदी के हाथ से निकल गई बात, तो किसी पे गई? साइकोलॉजिकल बैरियर पे। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या? अब स्टमक में, अब मम्मी तक पहुंच गई, आपको थोड़ी और धक 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 होएगा। क्यों धक धक होगा? पेट में थोड़ा अजीब सा होता है, तो स्टमक में, स्टमक में कहाँ? HCl, HCl होएगा स्टमक में। और HCl स्टमक में हो गया, और सलाइवा और टीयर, हमको रोना आएगा, मुंह में सलाइवा बनेगा, वो कैसे? लाइसोसोम जो एंटीबैक्टीरियल है। ऑल दिस प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, और ये हमको किससे बचाएगा? माइक्रोबियल ग्रोथ से। मम्मी फिर पापा से तो थोड़ा बचाएगी, मम्मी का दिल मासूम होता है। तो फिर हम, पर अब मम्मी के हाथ से भी बात निकल गई। फिर आता है सेलुलर बैरियर, ये हमारे ब्लड में, मेन कहाँ पे होता है? ब्लड में। और कौन से में? ब्लड में होता है। और कौन से? RBC, WBC या प्लेटलेट्स? तो ये हमारे WBC में होता है। ठीक, तो सर्टेन टाइप ल्यूकोसाइट्स WBC, और उसमें कैसे?
PMNL। अब जब हम पापा के पास जाते हैं तो हमारा ब्लड, पापा मारेंगे तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड में होता है WBCs में होता है व्हाइट ब्लड सेल और मोनोसाइट्स। अब ये नेचुरल किलर, वो नेचुरल तरीके से तुमको किल करेंगे। टाइप ऑफ ये भी एक लिम्फोसाइट्स है। माइक्रोफाज, माइक मैक्रोफाज, मैक्रो। अब हम बहुत ज्यादा गुस्से में जो कि करेंगे फाइगोसाइट डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोब। चलो ठीक है, कहाँ पे? टिश्यू में। जो ये दोनों है नेचुरल किलर लिम्फो, ये दोनों ब्लड में हो रहा है ऊपर के, लेकिन जो माइक्रोफाज है वो टिश्यू में हो रहा है। फिर साइटोकाइन बैरियर। अब ये जो होता है, ये क्या करता है मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। सपोज करो हमारे पास ये एक सेल है, ऐसे इधर ना बहुत सारे इंटरफेरॉन बन गए, इधर बहुत सारे इंटरफेरॉन्स बन गए। अब इंटरफेरॉन्स क्या होता है? जो हमारा वायरली इन्फेक्टेड सेल होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो जाता है, वो सिक्रीट करता है प्रोटीन्स जो कि इंटरफेरॉन्स बना देते हैं। क्या क्या बना दिया? इंटरफेरॉन्स, दिस वन। अब ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को, इस वाले सेल को। वो इसको पहले सिग्नल दे देता है कि अब, और जब ये सिग्नल जाता है उसको पहले पता चल जाता है कि हाँ एक सेल अब इन्फेक्ट हो चुका है, तो ये उसको बचाता है दूसरे सेल को, इंटरफेरॉन। अब ये जैसे ये लिखा हुआ है, सम वायरली इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स, कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन होने से। जैसे इधर भी दे रखा है, हमें पता है ये हमारा वायरस है। वायरस के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में DNA, RNA, और DNA से RNA, और ये वायरल प्रोटीन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब, और ये क्या करेगा प्रोटीन से, जिसको हम कहेंगे इंटरफेरॉन्स। अब ये देखो कितने सारे इंटरफेरॉन्स बने हुए हैं। नॉन इन्फेक्टेड सेल है, इसको ये सिग्नल दे रहा है, ये आगे सिग्नल। तो जो ये इंटरफेरॉन है वो गाइड करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करने की। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि लाइफ टाइम में आती है। इसके ये हाईली पैथोजन स्पेसिफिक है, और ये मेमोरी कैरेक्टराइज करती है। बट अब अगर हम देखें तो जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये भी होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी, पहली बार जब अटैक हुआ हमारी बॉडी में, कुछ भी हो तो पहली बार अटैक होता है, तो हम बहुत धीरे धीरे उसके लिए असर करते हैं। बहुत धीरे धीरे हमें समझ आता है कि हाँ पहली बार हमको चोट लगी, हमें समझ नहीं आता जब बचपन कैसे सही करें, कैसे क्या करें। लेकिन जब दोबारा लगती है तो हमको पता चलता है, हम बहुत जल्दी जल्दी उस पर काम करते हैं। तो वैसे प्राइमरी में व्हेन बॉडी इनकाउंटर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड एंड डिफरेंशिएट, और स्लो और लो इंटेंसिटी से। पर सेकेंडरी में जल्दी जल्दी, subsequent encounter with the same pathogen, same चीज हुई, lacks a highly intensified response and its memory of the first encounter। मेमोरी बन गई थी ना कि हमें चोट लगी थी, और उसका कैसे डील करना है वो। और ये फास्ट होता है और हाई इंटेंसिटी से होता है। ठीक। और इसको ना सेकेंडरी को कहते हैं एनामेंटिक रिस्पॉन्स, इसका दूसरा नाम है। और लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी दो टाइप की, जैसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती, और एक होती है हमारे पास हार्मोनल इम्यूनिटी। तो पहले हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को देखेंगे। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, ये होती है टी लिम्फोसाइट्स में, टी लिम्फोसाइट्स में। प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना। टी लिम्फोसाइट्स में। अब जो टी लिम्फोसाइट्स है पहले हम देखते हैं, वो फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में, और मैच्योर का होता है थाइमस। ये दोनों चीजें अलग अलग करते हैं। ये फॉर्म्ड होते हैं रेड बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर का होता है थाइमस में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी चार टाइप की, जैसे कि TH, TC,
टी एस और मेमोरी टी सेल। टी एच को बोलते हैं हेल्पर टी सेल, टी सी को बोलते हैं किलर टी सेल, और टी एस को बोलते हैं सस्पेंसर टी सेल, और मेमोरी टी सेल जो हमारी स्टोर होती है फ्यूचर में। अब जो किलर सेल है वो किल करेगी पैथोजन को, वो डायरेक्टली, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो डायरेक्टली किल कर देगी पैथोजन को। बट जो हेल्पर टी सेल है वो कैसे हेल्प करेगी अब किलर सेल की, वो सिक्रीट करेगी केमिकल, और वो दोनों जगह भेजेगी, बी सेल में भी, अभी हम देखेंगे कैसे, और टी सेल में भी परफॉर्म। अब वो बी सेल में कैसे भेजेगी, तो उसके लिए पहले हमें आना पड़ेगा हार्मोनल इम्यूनिटी पे। तो जो हार्मोनल इम्यूनिटी, इसमें पहले क्या होगा, जो पैथोजन है, जो एंटीजन ले लो पैथो, वो अटैक करेगा एंटीबॉडी पे। तो वो दो पार्ट में जाएगा, या तो प्लाज्मा बी सेल पहला पार्ट, और या तो दूसरा पार्ट मेमोरी बी सेल। अब जो प्लाज्मा बी सेल है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा तो एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होगा। लेकिन मेमोरी बी सेल वो स्टोर होगा फ्यूचर के लिए, और वो इनकाउंटर करेगा सेम पैथोजन में मेमोरी की तरह, और बहुत तेज वर्क करेगा। तो मेमोरी, तो जो ये हेल्पर टी सेल है, ये इधर ही नहीं सिर्फ काम करता, ये हमारे बी सेल पे भी काम करता है, जो हमने उधर पढ़ा है। और अब सबसे मेन बात, हमने टी सेल देखा टी लिम्फोसाइट्स पे। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो बनती कहाँ पे, रेड बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस में। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो फॉर्म भी और मैच्योर भी रेड बोन मैरो में होती है। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंसर टी सेल को। अब जो सस्पेंसर टी सेल होता है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है एक्टिविटी को, किसकी एक्टिविटी को, किलर की और हेल्पर टी सेल्स की। अब इसमें सबसे मेन बात, और जो हेल्पर टी सेल है उसका रोल होता है बहुत, हमने देखा किसमें भी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी और हार्मोनल में भी। और ये अटैक करता है और डैमेज करता है एचआईवी को। ये थोड़ा मेन पॉइंट है कि ये अटैक करता है और डैमेज करता है एचआईवी को। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की एक और बात होती है, ये रोल होता है कैंसर में, इसका रोल होता है, और ट्रांसप्लांट करने में, जैसे हम जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन में, कि रिजेक्शन ना कर दे। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में, कि एंटीबॉडी क्या होती है। हमें बोल रहे हैं एंटीबॉडी बनेगी क्या, अब क्या बनेगी। तो एंटीबॉडीज होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, और जो एंटीबॉडी का जो नेचर होता है वो प्रोटीनेशियस होता है। ईच एंटीबॉडीज जो होती है उसमें दो चेन, जैसे दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। कोई सी भी आप एंटीबॉडीज देख लो, उसमें दो हैवी चेन होगी, दो लाइट चेन होगी। और जो हैवी चेन है उसका वेट कितना होगा, 50 केडी। और जो लाइट चेन होगी उसका क्या होगा, इसका आधा हो जाता है, 25। और ईच दो है ना, तो एक का 25, एक का 25, इसमें भी एक का 50, दूसरे का 50। जो एंटीबॉडी वो बनती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ठीक है, और इसको लिखने का भी एक फॉर्मूला होता है, H2L2, दो हैवी दो लाइट चेन। हम देखते हैं इसको, जैसे ये है हमारे पास एंटीबॉडी बनी हुई है। इसमें जो ये है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे जो हमारा एंटीजन होगा, जो हमारी पैटर्न, वो आके बाइंड करेगी दोनों साइड, दोनों साइड होता है वहाँ, यहाँ पे आके ये बाइंड करते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी लाइट चेन है। ये यहाँ तक देखो, जो यहाँ है और इधर भी यहाँ से, ये बाकी सारा सेम होता है, ये पोर्शन बाकी सारा सेम होता है, ये अलग होता है। ठीक। अब जो ये हैवी चेन है, ये और ये, और ये लाइट चेन है। दो हैवी दो लाइट चेन है हमारे पास। ठीक है। और जहाँ पे बाइंडिंग होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को हम पैराटॉप कहते हैं। अब पैराटॉप्स क्या होती है, ये अपर साइड होती है एन टर्मिनल पे, और ये किसके प्रेजेंट, किसके बीच में प्रेजेंट है, बोथ
हैवी एंड लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट है। एंड एक इसमें दो टर्मिनल होते हैं, क्योंकि एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। और जो एंटीबॉडी होती है वो गामा ग्लोबुलिन की होती है। अब एंटीजन, एंटीजन वो होता है जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उसको एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। एनी फॉरेन सब्सटेंस और पार्टिकल विच स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन है वो कितने टाइप्स का होता है हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ये 5 टाइप का होता है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? गेम्ड, GAMED, गेम्ड। जी, ये मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा IgG मिलता है, इम्यूनोग्लोबिन जी। ये कितना होता है? 80%। और सबसे कम कौन सा होता है? IgE, लीस्ट, लेस देन 1%। IgD भी लेस देन 1% होता है, लेकिन हमारी बुक में IgG के आगे लीस्ट दे रखा है और मैक्सिमम किसका है? IgG का। अब जो IgG होता है वो कहाँ पे यूज होता है, उसका फंक्शन क्या है? वो क्रोसिस प्लेसेंटा बैरियर, मदर्स और जो फीटस है उसके बीच में जो प्लेसेंटा होता है उसमें मदद करता है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोनोमियर। ऐसे IgA, ये 10 to 15% होता है। ये हमारे सलाइवा में सिक्रीशन जहाँ पे होती है, बेसिकली वहां पे क्लोस्टोम, जो मदर का फर्स्ट मिल्क बोलते हैं, ब्रेस्ट से जो निकलते हैं, मदर से न्यूबॉर्न ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होती है इसमें। और ये डाइमर होता है। आईजीएम, आईजीएम की कितना होता है? 5 to 10%। और ये सिक्रिएट करता है हाई अमाउंट ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को। ये पेंटामर होता है। अच्छा, 5 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पेंटामर है। ऐसे ये दो थे, एक और ये दो। ठीक। और IgE, लीस्ट, ये होता है मोनोमियर। और ये सिक्रिएट करता है एलर्जिक, हमें कोई भी एलर्जी होती है ये उसमें काम करता है। IgD लेस देन 1%। और ये भी मोनोमियर होता है, इसका कोई अननोन फंक्शन नहीं है, अननोन फंक्शन है। अब देखो, हमने पढ़ा IgG जो प्लेसेंटा में यूज होता है, IgA क्लोरोस्टम जिसमें भी सिक्रेटरी जैसे सलाइवा, म्यूकस, कोलोस्ट्रम। और IgM ये होता है हाईली अमाउंट ऑफ ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, IgE एलर्जिक के लिए। और तीन इनमें से जो है IgG, IgE, IgD मोनोमियर होते हैं, IgM पेंटामर होते हैं, एंड IgA डायमर होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। अब बच्चा हमें पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं कुछ भी, तो हम कैसे करते हैं? उसके ना पहले कुछ मैचेस करने पड़ते हैं। ब्लड ग्रुप मैच, ब्लड ग्रुप जरूरी होता है मैच करना। अगर ब्लड ग्रुप ही अलग होगी तो वो रिजेक्ट करेगी, वो पहचानेगी नहीं बॉडी अपने। टिश्यू मैचिंग, MC मैचिंग, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC की फुल फॉर्म है। अब हम देखें जो सेल है वो कंटेन करता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि MHC। वो भी दो टाइप के होते हैं, MHC1 और MHC2। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो रिकॉग्नाइज करती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ MHC को, कि मतलब कौन सा हमारा है, कौन सा किसी और का है। और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो MHC है वो मैच हो गया। बट अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि MHC मैच नहीं हुआ। जब once organ is transplant, if there is a slightly mismatching, मतलब अगर छोटा सा भी मिसमैच हो गया, सेल mediated immunity is responsible for graft reaction। मैंने अभी बताया कि अगर मैच हो गया तो हम मान लेते हैं MHC मैच्ड है, लेकिन उसने स्लाइट मिसमैचिंग दिखा दी और वो ग्राफ्ट रिएक्शन दे देगा। जो आफ्टर ग्राफ्ट रिएक्शन जो पेशेंट होता है उसको हम टेक करते हैं हम इम्यूनो सस्पेंड ऑल ऑफ इट, अगर गलती से भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हो गया। ठीक है। और पर अब इसकी प्रेफरेंस क्या है? जो डोनर है वो कैसे प्रेफरेंस करेगा? तो हम किसके ले सकते हैं? पहले आइडेंटिकल ट्विंस हो। अब आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, घर में सिबलिंग्स, फिर हम उस पे जाएंगे सिबलिंग्स के बाद पेरेंट्स पे,
क्योंकि पेरेंट्स, क्योंकि पहले सिबलिंग से इस तरह जाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो सेम ही होंगे ना, सिबलिंग से भाई बहन के तो पेरेंट्स सेम ही है, बट पेरेंट्स के जो हमारे टिश्यूज होंगे सब होंगे वो नानी से दादा दादी से आएंगे। फिर पेरेंट्स से भी नहीं हुआ तो ब्लड, जो रिलेटिव्स होते हैं ब्लड रिलेटिव चाचा ताऊ वगैरह उनसे, वरना तो फिर कोई अगर उनसे भी नहीं मिलता तो फिर कोई हम अननोन डोनर ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, जो एक्टिव होता है वो रिस्पॉन्स करता है बॉडी को पहली बार में। जैसे एक्टिव पर्सन कैसे होते हैं, वो सारा काम खुद करते हैं, उनको सब कुछ खुद चाहिए। लेकिन पैसिव, जो पैसिव होते हैं वो बॉडी को पहले से ही मिल जाता है, वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। तो हम एक्टिव है तो हमको ज्यादा काम करना, हमको टाइम लगेगा उस काम को करने में। लेकिन हम पैसिव है तो हम फास्ट रिस्पॉन्स तो दे देंगे। ठीक है, और पर जो पैसिव वाले होते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है कि हमने कर लिया, लेकिन जो एक्टिव होते हैं वो अगर लॉन्ग टाइम भी खेलेंगे तो अच्छा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से घर में रोटी बना रहे हैं एंड आपने स्विगी से मंगवाया, तो स्विगी वाला तो आपको जल्दी से बना के दे देगा, डिलीवर कर देगा 5 to 10 मिनट्स में। आप खुद से बना रहे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक्टिवली, आपको टाइम लगा, पर आपका एक्टिवली क्या रहा, अगर आपको ज्यादा भी खाना है तो आपको वो बना सकते हो आप जल्दी, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहा। बट स्विगी, आपने जितना मंगवाया वो दे के चला गया, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, हमको शॉर्ट टर्म खुशी। दोनों ही अपनी जगह पे सही है, हम दोनों को ही यूज करते हैं। बट एक्टिव रिस्पॉन्स समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई थी। अब जो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, वो भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, when we naturally come to contact with disease causing agent, body synthesize antibodies against it। जब भी हम किसी भी डिजीज के कांटेक्ट में आएंगे, कोई भी एंटी एजेंट्स के, तो हमारी बॉडी खुद से काम करना शुरू कर देगी, उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, उसके फाइटिंग के लिए, उसके लिए सिक्रेट करेंगी। बट आर्टिफिशियल, हम वैक्सीन दे देते हैं, कोविड में वैक्सीन लगी थी तो हम वो, तो इसका वैक्सीन बहुत गुड एग्जाम्पल है। गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, देर इज एन इनएक्टिव एंड वीकेंड पैथोजन जो होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में एंटीजन करने के लिए। पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल, जो मतलब मदर, जैसे हमारे जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो प्लेसेंटा से क्रॉस करता है आईजी की इम्यूनिटी से, और आईजीए से क्लोस्ट्रॉम। वो नेचुरल ही है, हमने नहीं वो नेचुरल हो रहा है, वो रेडीमेड कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे ही जैसे आईजीए क्रॉसिंग प्लेसेंटा, आईजीए इज a caution received naturally from mother to fetus। पर आर्टिफिशियल पैसिव, रेडीमेड देना, कोई भी वेनम, किसी को सांप ने काटा, हम उसको एंटी वेनम देते हैं, ये रेडीमेड बनाया हुआ होता है। एंटी टेटनस सीरम, जब भी कोई हमको चोट लग जाती है टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वैक्सीनेशन। हम वैक्सीन कराते हैं, हम उसमें होल ऑर्गेनिज्म, इधर हम उसको किल कर दे या उसको वीक कर दे, वही करते हैं हम। जब भी तो हमारी वैक्सीन बनती है। Protein of pathogen etc. can be used such a way that it does not cause disease but activates immune cell। ये हमारे इम्यून सेल को एक्टिवेट करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बनाने के लिए। दिस रिजल्ट इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो अभी 3 जनरेशन में हमारी बुक में देखा है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती है उसमें हम होल ऑर्गेनिज्म दे देते हैं, किल करके या लाइव वीक करके। इसका एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट, तो इसका रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इन ईस्ट में होता है। जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है वो प्रोटीन टॉक्सिन एक्सप्रेस करती है, पैथोजन इज मेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ईस्ट और बैक्टीरिया। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, वो यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, पैथोजन को। डीएनए कैन बी यूज एज अ वैक्सीन, वैक्सीन की तरह। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में ये भी काम करती है। एलर्जी,
और हमें पता है, हमने बहुत बार देखा है, हमें एलर्जी हो रही है किसी भी चीज से, कभी हमें खाने से एलर्जी हो जाती है, कभी डस्ट से, कभी पॉलन ग्रेन, किसी भी चीज से हमको एलर्जी हो सकती है। हम उसको एक्सरेट करते हैं, एक्सरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, हम इम्यून रिस्पॉन्स को हम अच्छा नहीं हो, हमको बहुत जल्दी होते हैं टुवर्ड एलर्जेंस। एलर्जी कॉजिंग एजेंट को हम कहते हैं एलर्जेंस। कैसे होती है? पोलन के थ्रू, एनिमल डेंडर, जो एनिमल्स के बाल होते हैं उनसे, माइट्स इन डस्ट। जब एलर्जी रिएक्शन होती है ना, तो हमारे जो आईजीई है, जो एलर्जी कॉजिंग होते हैं, उसका नंबर बढ़ जाता है, और वो सिंथेसाइज करती है प्लाज्मा बी सेल। और जब पहली बार एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में जाता है, तो जो हमारा आईजी है, वो बाइंड किससे करता है? बी सेल से और आईजीई से। और जो आईजीई है वो बाइंड किससे करता है फिर? मास्ट सेल से, जो एज वेल एज बेसोफिल से। अब देखो, इसमें एलर्जी की एंट्री हुई, वो आईजीई और बी सेल से में गई। आईजीई बाइंड किससे करेगा? मास्ट सेल से। इसने मास्ट सेल से बाइंड कर लिया। अब जो एलर्जन है, एलर्जन रिएक्ट किससे करेगा? सिंथेसाइज मास्ट सेल से। और जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज करेगी? मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एलर्जिक रिएक्शन को। मास्ट सेल मास्ट सेल जो है, हमने देखा कि वो क्या रिलीज करे? केमिकल हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, जो कि एलर्जन है। अब सिम्टम्स क्या है? जैसे हमें छींक आएगी, हमारी आंख वाटरी हो जाएगी, रनिंग नोज, नाक बहेगी, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। और इस सिम्टम्स को, एलर्जी को कैसे रिड्यूस करेंगे? एंटी हिस्टामिन, हेपेरिन, जो एड्रेनल देके स्टेरॉइड से। अब इसकी एग्जांपल है हे फीवर, एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू पोलन। तो हमारे को हे फीवर हो जाता है जब हम पोलन से होते हैं। और अस्थमा में इट इज पैम, वाइडर कॉन्ट्रैक्शन होना इन स्मूथ मसल एंड ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। नोट, मॉड इसमें क्या है, जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में जो लॉरिंग इम्यूनिटी होती है, आजकल हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है, हम बहुत सेंसिटिव। पहले हम देख, जो बाहर जो बच्चे खेलते हैं, वो पहले मिट्टियों में खेलते थे, उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होती थी, उनको कोई भी एलर्जी इतनी जल्दी नहीं होती थी। आजकल हमें नहीं, मिट्टी में नहीं खेलना, मिट्टी से दूर रहना है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना, कोई छूना नहीं, तो हमारी इम्यूनिटी बनती ही नहीं है। तो हमारा रिजल्ट जो, हमारी इम्यूनिटी वो लो हो रही है, और मोर सेंसिटिव हम बनाते जा रहे हैं इन्वायरमेंट को। अब अगला है ऑटो इम्यूनिटी। क्या होती है? अवर इम्यून सिस्टम जो होता है, वो उसको पता होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, कौन सा अपना है, कौन सा दूसरे का है। बट जब वो इसके बीच में डिफरेंस करना बंद कर दे, व्हेन दिस पावर इज लॉस्ट, तो जो हमारा जेनेटिक और अदर रीजन की वजह से, जेनेटिकली भी ये लॉस हो सकता है किसी भी रीजन से, तो जो हमारे इम्यून जो सेल है वो स्टार्ट करता है एक्ट करना हमारी बॉडी की सेल पे ही। मतलब जो हमारा खुद का है उस पे ही एक्ट करना शुरू करेगा, और इससे हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। मैथिस ग्रेविस, ग्रेविस डिजीज, रिकमेंड आर्थरीज, ये घुटनों में जो होता है, विटलिगो स्किन, और ये हिस्टोमेटोसिस। अब लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन वेयर ओरिजिन और मैचुरेशन एंड पॉलिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, मतलब कि, मतलब जहाँ पे ओरिजिन होता है, मैचुरेशन होती है, या दोनों एक साथ होता है वहां पे। जैसे लिम्फोइड ऑर्गन, हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम देखते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आता है? जो लिम्फोइड ऑर्गन की प्रोडक्शन कैसे, जो बोन मैरो में, बोन मैरो में हमने देखा था मैच्योर होता है बी सेल और बी सेल, बट प्रोड्यूस दोनों होते हैं, बी सेल भी और टी सेल भी। बोन मैरो में बी सेल सिर्फ मैच्योर होता है, और बोन मैरो में बी दोनों बी सेल एंड टी सेल प्रोड्यूस होते हैं, और थाइमस में सिर्फ टी सेल मैच्योर होता है। बोन मैरो में बी सेल मैच्योर और प्रोड्यूस दोनों होता है, टी सेल से प्रोड्यूस होता है, और थाइमस में टी सेल मैच्योर होता है, ये याद रखना। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये साइट है जहाँ पे इनकाउंटर, जो लिम्फोइड
ऑर्गन वो इनकाउंटर करता है पैथोजन पे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है इधर, जैसे स्प्लीन में, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ये बीन शेप का होता है, लार्ज ऑर्गन। ये कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को और पैंथोसाइट्स को। ये एक्ट करता है फिल्टर ऑफ ब्लड्स पे, ट्रैप बॉन्ड। और ये रिजर्वर है इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट्स कौन से होते हैं? आर बी सी। इराइथ्रोसाइट कौन से होते हैं? आर बी सी। और ल्यूकोसाइट कौन से होते हैं? डब्ल्यू बी सी। ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, ब्लड का। इसके एक और एग्जांपल क्या? टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स। हमारे लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो स्मॉल लिम्फोसाइट में लिम्फाइड और पेरिपेचेस, माल्ट। और जो माल्ट होता है इसमें सबसे मेन पॉइंट है ये 50% ऑफ इंटायर लिम्फोइड ऑर्गन बनाते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? म्यूकस की लाइनिंग पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, जीआई ट्रैक पे, गैसो इंटेस्टिनल ट्रैक एक्सेट्रा। लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ वो लिम्फोइड के लिम्फ नोड्स पे। जो लिम्फ नोड्स होती है वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग लिम्फाइड सिस्टम। और ये ट्रैप करता है पैथोजन को जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में। अब ये कुछ बातें और हैं जो इसमें नहीं दे रखी थी, बट मैंने अक्सर, जो थाइमस होता है वो लॉब्ड ऑर्गन होता है। दो, ये लोकेटेड होता है हमारे हार्ट में, हार्ट के पास, मतलब हार्ट में नहीं हो, हार्ट के पास होता है, और बीनीथ दी ब्रेस्ट बोन के। और जो थाइमस होता है वो थोड़ा लार्ज होता है बर्थ समय पे, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं वो टाइम के साथ रिड्यूस हो जाता है स्मॉल साइज में। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। बाय टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर वो कम होना शुरू हो जाता है। मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा थाइमस है, ये लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स है, यहाँ पे छोटे 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 बन जाए, और ये लिम्फेटिक वेसल्स है। इधर भी जो बहुत बोन मैरो एंड जो थाइमस होता है वो प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट को, किसमें? डेवलप करने में और मैच्योर करने में टी लिम्फोसाइट्स को। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एड्स को, एचआईवी को, कैंसर सेल्स को। पार्ट 3 इसको बहुत जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video on human health and disease. Today, we explored the fascinating topic of immunity. We discussed how allergic reactions can impact our health. Vaccination plays a crucial role in protecting us from diseases. It's important to stay informed about our health. Remember to like, share, and subscribe for more content. Together, we can learn and grow in our understanding of health.